आयुर्वेद के अनुसार मानसिक रोग जिन्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, चिंता, उद्वेग, भय, ये जब सामान्य अवस्था में रहते हैं तो ये मानसिक भाव कहे जाते हैं। क्रोध हर व्यक्ति के अंदर है। यही क्रोध बात बात पे आने लगे, छोटी छोटी बातों पे, तो ये मानसिक व्याधि बन जाती है। थिएटर चल रहा हो, पिक्चर चल रही है और कोई कह दे कि इसके अंदर बम रखा हुआ है, रजगुण वाले हैं वो उनके अंदर बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। कभी कभी हम देखते हैं जो बहुत भावुक व्यक्ति है उसका हार्ट पहले खराब होता है। चिंता को हम लोग पॉजिटिव वे में लें और हमारी इंद्रियां नेगेटिव चीजों को जल्दी ले आती हैं, नेगेटिव इमोशंस को लाती हैं। वो पाना आसान। हाँ, हमें पॉजिटिव होना है। मानसिक व्याधियों से बचने के बहुत सारे उपाय बताए हैं। पहले हमने बता दिया अहित अर्थों से मन को हटाना है, तो दिया है कि मन को उलझाना है। सर, आपकी नजर में क्या ऐसी चीज जो आपको दिख रही है मानसिक स्थिति पे बहुत गहरा असर पड़ रहा है? पैसे से सुख के साधन मिलेंगे, सुख नहीं। माय नेम इज साहिल एंड दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट। हमारे गेस्ट हैं प्रोफेसर अनिल सिंह। करंटली वो महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी में काय चिकित्सा यानी मेडिसिन में प्रोफेसर है। उनकी स्पेशलिटी मानस रोग है और आज हम लोग मानस रोग पे ही डिस्कस करेंगे। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू ब्रिंग आउट द बेस्ट। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो किसी को शेयर कर दीजिए। डे टू डे लाइफ में हमारी मानसिक अवस्था कैसे बिगड़ती है और उसको कैसे बनाए रखा जाए, इसको हम समझेंगे एक आयुर्वेद संहिता के पर्सपेक्टिव से। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। तो कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हो? सर बढ़िया है। तो सर, मानस रोग आपका स्पेशलिटी है, तो मानस रोग आयुर्वेद में कैसे बताया गया है? दरअसल आयुर्वेद में मानस रोग का पर्टिकुलर कहीं एक स्थान पर वर्णन नहीं किया गया है। अधिकतर जो चरक सुश्रुत अष्टांग हृदय हैं उसमें उन्माद, अपस्मार, तत्वाभिनिवेश का ही वर्णन किया गया है। लेकिन हर चैप्टर में जहाँ पे भी आप देखेंगे निदान या चिकित्सा में मानस रोग का नाम आया हुआ है। बच्चों के अंदर या लोगों के अंदर मानस रोग का नाम लेते ही उन्माद, अपस्मार, तत्वाभिनिवेश का नाम ही आता है। लेकिन मानस रोग इतने छोटे में नहीं है। रियल में मानस रोग जो है आज के समय में तो मानस रोग का और ज़्यादा वैल्यू बढ़ती जा रही है। हर आदमी अपने को अनसिक्योर फील कर रहा है। परिवार छोटे होते जा रहे हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, सबकी इनकम और खर्चे दोनों के बीच की दूरी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक्सपेक्टेशन, अचीवमेंट बढ़ता जा रहा है, जिससे मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। ये भी एक मानसिक रोग का उत्पन्न होने का कारण है। आयुर्वेद के अनुसार मानसिक रोग जो हमारे अंदर इमोशंस हैं, जिन्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, चिंता, उद्वेग, भय आदि हैं, ये जब सामान्य अवस्था में रहते हैं तो ये मानसिक भाव कहे जाते हैं, हमारे अंदर आते रहते हैं। जैसे किसी के अंदर जो है क्रोध हर व्यक्ति के अंदर है, एक छोटे बालक से लेके बड़े तक। लेकिन यही क्रोध बात बात पे आने लगे, छोटी छोटी बातों पे, तो ये मानसिक व्याधि बन जाती है। जो हमारी भावनाएं हैं, काम, क्रोध आदि, ये सामान्य अवस्था में तो मानस भाव हैं, इमोशंस हैं, जो हमारे अंदर स्वतः चलती रहती हैं। जैसे काम है, काम मीन्स इच्छा है, वो शारीरिक इच्छा से लेके पैसे की इच्छा, पद की, प्रतिष्ठा की इच्छा हो सकती है, लेकिन एक सामान्य लेवल तक तो ये इच्छा कही जाती है। लेकिन अगर ये एक आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ गई, आपके अंदर लालसा किसी चीज़ की ज़्यादा बढ़ गई, तो मानसिक रोग हो जाता है। चिंता एक लेवल तक जरूरी है, परीक्षा आ रही तो परीक्षा की तैयारी तो आप करेंगे, लेकिन वही चिंता बहुत ज़्यादा हो जाए तो मानसिक रोग बन जाती है। रियल में काम, क्रोध, लोभ, मोह यही ही मानसिक रोग हैं। जो उन्माद, अपस्मार आदि का वर्णन किया गया है, रियल में ये मनोदैहिक व्याधियां हैं, जिसमें मानसिक इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, फिर शारीरिक इन्वॉल्वमेंट होता है। सर, एक जैसा आप कहें कि अब धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है प्रचलन मानसिक रोगों का, तो ये सब जो भी है, ज़्यादा क्रोध आना, गुस्सा आना, इन सबों का मूल कारण कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? ये अब मूल कारण देखा जाए तो परिवार टूटते जा रहे हैं, परिवार छोटे होते जा रहे हैं, जिम्मेदारियां लोगों की बढ़ती जा रही हैं, अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, हमारे जो एक्सपेक्टेशन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, उसकी कैपेसिटी नहीं एमबीबीएस करने की है, लेकिन कभी कभी गार्जियन अपनी इच्छाओं को अपने बच्चों पे थोपने लगते हैं कि मैं एमबीबीएस नहीं हुआ तो मेरा बच्चा बन जाए। लेकिन रियल में ये देखना चाहिए कि मेरे बच्चे के अंदर वो कैपेसिटी है कि नहीं है।
आप अन्यथा उसके ऊपर थोप रहे हैं तो धीरे धीरे वो प्रेशर में आएगा और मानसिक व्याधियां उत्पन्न होंगी, चिड़चिड़ापन आएगा, क्रोध आएगा, बात बात में झगड़ने लगेगा, थॉट्स आने लगते हैं। तो ये आजकल मानसिक व्याधि उत्पन्न होने के सबसे बड़े कारण है कि जितकी क्षमता है उसके अनुसार ही उसको जो है कि पढ़ाना लिखाना उसके अनुसार होना चाहिए और समझाना जरूरी है। अपने बच्चे को हर गार्जियन समझता है को कितनी कैपेसिटी में है, तो उसके अनुसार बहुत सारी डिग्री और बहुत सारी जॉब्स हैं, उसके अनुसार उसकी तैयारी कराई जाए तो ज़्यादा उचित है। मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है और अचीवमेंट उतना नहीं हो पाता, तो दोनों मानसिक और शारीरिक के बीच की जो कोलैबोरेशन है, एकोमोडेशन, वो जैसे कम हो जाता है, दूरी बढ़ती है, तो हमारे अंदर मानसिक व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। दोष को कैसे समझ सकते हैं, और मानस दोष रज और तम आते हैं, तो इसको सामान्य भाषा में कैसे समझा जा सकता है? जैसे इसी के साथ कि ये दोष रज और तम मानसिक होके, जैसे कि आप कहें मनोदैहिक, मन से कैसे वो शरीर में उत्पन्न कर जाते हैं, ये क्या? जैसे आयुर्वेद ने सत्व रज तम 3 दोष माने हैं, जिसमें से सत्व को गुण कहते हैं और रजतम को दोष मानते हैं। अब सामान्य आदमी को समझाना हो, रियल में प्रकृति जो आयुर्वेद में बताया है वो जन्मजात से होती है। हर व्यक्ति के अंदर शुक्र शोणित के समय से ही प्रकृति निर्धारित हो जाती है। तो सत्व तम को समझने के लिए सबसे आसान तरीका है, जैसे कोई थिएटर चल रहा हो, पिक्चर चल रही है और कोई कह दे कि इसके अंदर बम रखा हुआ है, तो जो रजगुण वाले हैं वो उनके अंदर बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं और वो दूसरों को दबाते हुए बाहर भागने की कोशिश करेंगे। जो सत्य गुण वाले हैं वो देखेंगे कि विंडो की तरफ से निकल सकते हैं, गेट की तरफ से निकल सकते हैं, एग्जिट की तरफ से निकल सकते हैं, वो विचार विदिन मिनट में विचार करके वो निकल जाएंगे। जो तम गुण वाले हैं वो बिल्कुल हताश हो जाते हैं और वहीं गिर जाएंगे। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं सत्व रज तम गुण वाले। और यही जो है हमको शारीरिक व्याधियां भी प्रभावित करते हैं। जैसे कोई एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, जो सत्य गुण वाला है अच्छे से विचार करके प्रॉपर प्लान बना करके अपना काम करता है तो आगे निकल जाता है। जो रजगुण वाला है वो बहुत एंग्सियस हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, तुरंत चिंता करने लगता है, तो उसको बात बात पे क्रोध आने लगता है, जिससे वो मानसिक व्याधियां भी उत्पन्न होती हैं। तम गुण वाला है छोड़ देता है, जाओ भगवान जो भी देंगे खा लेंगे। तो इस तरह से समझा जा सकता है। और जो ये शारीरिक व्याधियां और मानसिक व्याधियां हैं, इनको समझने का सबसे आसान तरीका है, मान लीजिए कि हम किसी बाउल को मन मान लें, बाउल को शरीर मान लें और उसके अंदर जो घी रखा है उसको मन मान लें। तो मान लीजिए कि हम घी को खूब गर्म कर दें और ठंडे बाउल में डाल दें, तो बाउल भी गर्म हो जाएगा। यानी मन को बहुत ज्यादा, आप अगर मानसिक व्याधियां हैं तो कालांतर में वो शारीरिक व्याधि बन जाएंगी। ऐसे ही मान लीजिए बाउल को हम गर्म कर लें, शारीरिक व्याधि है, बाउल को हम गर्म कर लें, उसमें ठंडा घी डालें तो वो भी तुरंत गर्म हो जाएगा। यानी शारीरिक व्याधियां कालांतर में मानसिक व्याधियां और मानसिक व्याधियां कालांतर में शारीरिक व्याधियां बन जाती हैं। सर, ये जो उत्पन्न हो रहा है, जैसे आप कहें कि प्रकृति जन्मजात हो जाती है, तो एक व्यक्ति को कैसा रहना चाहिए, मतलब सत्व गुण अपने अंदर बढ़ाना चाहिए, उसको पॉजिटिविटी बढ़ाना चाहिए, तो उसके लिए जैसे क्लिनिकल बेसिस पे ना आके आमतौर पे हम अपने जिंदगी में क्या करें जिससे हमारे अंदर सत्व गुण बढ़े? जैसे सत्व गुण बढ़ने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारा आचार रसायन से लेके सारा वर्णन किया गया है। और ये अपनी दिनचर्या, ऋतुचर्या, राजचर्या, इसके ऊपर आप धीरे धीरे और अच्छे लोगों की संगत करना है। जो सत्व प्रकृति वाले हैं उनकी जब संगत करते हैं, जिसका जो भी धर्म है उसके अनुसार अपने अपने धर्म की आस्था रखना, अच्छी किताबों का अध्ययन करना, अच्छे लोगों की संगत करना, समय पे उठना, समय पे सोना, समय पे जागना, कौन सी ऋतु चल रही है उसके अनुसार आहार विहार लेना, तो इससे धीरे धीरे आदमी जो है सात्विक होता जाता है। और सत्व गुण बढ़ने से उसके अंदर बीमारियां भी उत्पन्न नहीं होती हैं। जो जितना भी सत्व गुण से प्रबल होता है वो व्याधियों से बच जाता है। तो सर, जैसे अब 2-4 चीज का नाम लिया, आचार रसायन हो गया, दिनचर्या, ऋतुचर्या, इसको बेसिक तौर पे, मतलब एक जैसे बहुत बड़ा टर्म हो जाता है और सामान्य आदमी नहीं समझ पाता है, तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या एक्टिविटी वो अपने लाइफ में करे जिससे वो बढ़े? जैसे 2 तरह की पॉपुलेशन हमारे समाज में है, एक शहरी हो गई, एक ग्रामीण है। ग्रामीण वाले तो समय पे सो जाते हैं। समय वो किसी का 8 बजे हो सकता है, किसी को 9 बजे, किसी को 10 बजे हो सकता है। तो समय पे वो सो जाए। सूरज उगने के पहले जो व्यक्ति जग जा रहा है
गांव का आदमी तो आज भी जग जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी शहरीकरण अपना रहा है, क्योंकि सबके घरों में सुख के साधन होते जा रहे हैं, सबके घरों में टीवी फ्रिज लाइट होती जा रही है, तो वो भी आलसी हो रहा है। पहला काम तो आलस को त्यागना है, समय पे सो के समय पे जागना है, प्रतिदिन स्नान करना है, स्नानम बिंगड़ानाम, जो स्नान करेगा वो शारीरिक रूप से जो है पौष्टिक है स्नान, तो स्नान करना चाहिए। लोग ठंडी में स्किप कर देते हैं। हाँ, लेकिन स्किप नहीं करना चाहिए। जैसे भी स्नान करते हैं ना, तैसे आपकी भूख बढ़ जाती है, क्षुधा बढ़ जाती है, बाहर की अग्नि अंदर चली जाती है, तो आपको तुरंत भूख लगती है। और रोगा सर्वे अप मंद अग्नि, अग्नि अगर तीव्र है तो आपको रोग होगा ही नहीं। तो दिनचर्या हो गई। ऋतुचर्या, जैसे वर्षा ऋतु आ रही है, वर्षा ऋतु में कौन से आहार खाने चाहिए, कौन नहीं खाना चाहिए, ये आयुर्वेद में बड़ा डिटेल वर्णन किया गया है। इसका विचार करके भोजन का खाना चाहिए, क्योंकि शरीर भोजन पे आधारित है। तो आपको भोजन जब भी खाना खा रहे हैं उसमें एक बार विचार जरूर कर लें कि मेरे शरीर के लिए फायदेमंद है कि नहीं है। जो हम लोग स्वास्थ्य की परिभाषा पढ़ते हैं आयुर्वेद से, तो दूसरी लाइन आती है कि प्रसन्नात्मेन इंद्रियम मन स्वास्थ्य अभिधीयते। तो प्रसन्न आत्मा, मन और इंद्रिय, सर इसको कैसे, आत्मा मन और इंद्रियों को कैसे प्रसन्न रखा जाए? अब जैसे पहले तो हम बता दें कि आत्मा मन इंद्रिय हैं क्या। हाँ सर, ये जैसे हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, हाँ, घ्राणेंद्रिय है, नाक है, हाँ, जो है कि कर्णेंद्रिय है, कान, हाँ, अपनी दृष्टि इंद्रिय है, आँख हो गई, त्वचेंद्रिय है, हाँ, त्वचा। तो जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं ये क्या करती हैं कि हमें जो भी ज्ञान के साधन है उनको ले आती हैं। जैसे कहीं से सुगंध आ रही है, हाँ, समोसा कहीं बन रहा है, तो हमारी घ्राणेंद्रिय ऑब्जर्व करती कहीं समोसा बन रहा है, हाँ, तो हमें तुरंत सिग्नल जाता है हमारे मन को कि हमें इसके खाने की इच्छा हो रही है। तो मन तुरंत जो है कि निर्णय लेता है कि आपको फायदा देगा कि नहीं देगा। एक कॉन्शस माइंड, एक सब कॉन्शस माइंड है। कॉन्शस माइंड कभी कभी गुमराह हो जाता है, लेकिन सब कॉन्शस माइंड बहुत प्योर है। वो कहता नहीं ये बाहर का है, खाएंगे नुकसान करेगा। तो जिसका सब कॉन्शस माइंड मजबूत है वो तो रुक जाता है, जिसका बाहर वाला मन कॉन्शस माइंड ज्यादा मजबूत होगा, खा लेते हैं बाद में देखेंगे। तो इंद्रियां पहले ले आती हैं, ये सिग्नल फिर हमारे मन को जाता है, मन आगे भेजता है, बुद्धि बैठी हुई है, बुद्धि सबसे ऊपर बैठी हुई है, तो बुद्धि के पास सिग्नल जाता है कि ये खाएं कि ना खाएं। फिर आत्मा उस पर निर्णय लेता है। आत्मा एक तरह से घर का जैसे श्रेष्ठ पर्सन है। क्रियाणाम अचेतनम क्रियावाच चेतयिता परा। आत्मा जो है कि चेतन होकर के भी क्रियाहीन है। जैसे सामान्य वे में समझाएं, घर पे हमारे पेरेंट हैं, कोई वृद्ध व्यक्ति है, उसको आत्मा मान लेते हैं। वो चेतन तो है लेकिन अक्रियाशील है, घर पे बैठा हुआ है, उसको आत्मा हम मान ले रहे हैं। और घर पे जो लेबर या सदस्य लगे हैं उनको मन मान लेते हैं। तो हमारे जो पेरेंट हमको कहते हैं आज सुबह आपको यहाँ जाना है, आपको ये काम करना है, तो आत्मा मन को संकेत दे रही है। क्रियाशील मन है लेकिन अचेतन है। जैसे आपने 20 लेबर बुला लिया, वो सारे बैठे रहेंगे, लेकिन जब आप कहेंगे कि तुम जाकर के यहाँ काम करो, आप यहाँ काम करो, तो कर्मशील हो जाते हैं। मन जो है कि अचेतन है लेकिन क्रियावान है। आत्मा जो है चेतन है लेकिन क्रियाहीन है। ये हमारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंद्रियां विषयों को ले आती हैं, विषयों को मन को भेजती हैं, मन के ऊपर बुद्धि बैठी हुई है उसको भेजती है। फिर बुद्धि निर्णय लेकर के हाँ अमुक काम करना चाहिए, फिर उस पर निर्णय लेकर के व्यक्ति तुरंत, ये क्रियाएं बड़े जल्दी से होती हैं क्योंकि मन एक है, इंद्रियां 10 हैं, तो तुरंत काम होता है। इसलिए हमको कभी कभी लगता है कि मन कई है लेकिन मन एक ही है। तो इसको इस तरह से समझा जा सकता है। सर मॉडर्न साइंस में मन का कोई जगह है? जैसे अब आयुर्वेद में मन का स्थान अलग अलग संहिताओं में अलग अलग दिया गया है। किसी ने मन का स्थान हृदय माना है, किसी ने सिर माना है, किसी ने जो है कि कंठ और तालू माना है, किसी ने सर्वांग शरीर माना है। रियल में मॉडर्न साइंस में पहले अगर कोई व्यक्ति की डेथ होती थी तो उसको ब्रेन डेथ को भी डेथ मान लेते थे, लेकिन बाद में ऑब्जेक्शन आने लगे। कोई व्यक्ति क्या पता कि उसको दफनाने ले जा रहे हैं, उठ के बैठ गया। तो अब मॉडर्न साइंस क्या करती है, ईसीजी निकालती है, हार्ट को चेक करती है। अगर ईसीजी प्लेन आ गया तो उसको डेड मान लेते हैं। तो मन
पहले ही आयुर्वेद ने मान रखा था कि मन का स्थान हृदय है, कार्य क्षेत्र मस्तिष्क है। तो मॉडर्न साइंस भी अभी दोनों को मानने लगा। ब्रेन डेथ भी है तो कार्डियक डेथ होगी तभी उसको डेथ माना जाएगा। कभी कभी हम देखते हैं जो बहुत भावुक व्यक्ति है उसका हार्ट पहले खराब होता है। अच्छा। आश्रय आश्रय भाव से मन हृदय में रहता है। अच्छा। बार बार छोटी छोटी चीजों को आप संवेदना ले रहे हैं तो पहले हार्ट खराब होगा। वो सामान्य वे में किसी का आप देख लें जो बहुत वैसा व्यक्ति है, रजगुण वाला है, बहुत तामसिक व्यक्ति है, उसका हृदय कम खराब होता है क्योंकि बात बात में अपनी भावनाओं को निकाल देता है। जो इंट्रोवर्ट व्यक्ति है वो अपने मन में भावनाओं को रखे रहता है जिससे हृदय पहले खराब होता है। ये सामान्य वे में आप देखेंगे तो मिलता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया मनोदैहिक। हाँ, मन और हाँ जैसे ये पढ़ते रहते हैं कि मन है, मन की बात पढ़ें, आत्मा की बात पढ़ें, तो ये बहुत दार्शनिक बातें लगती हैं, फिलोसॉफिकल बातें लगती हैं। तो इसको वास्तविकता में कैसे देखा जाए? जैसे बहुत सारे रोगी हम लोगों के पास आते हैं। जैसे हम पूछते हैं, चिंता करते हैं, सर जिंदा है तो चिंता क्यों नहीं करेंगे? लेकिन हमारा ये रहता है चिंता जरूरी है। एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, एक नेगेटिव है। हमेशा पॉजिटिव स्ट्रेस रहना चाहिए। परीक्षा आ गई तो चिंता करना है, चिंता नहीं करेंगे तो पढ़ेंगे नहीं। सही बात है। कंपटीशन भी करना था, अगला व्यक्ति ज्यादा पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। लेकिन नेगेटिव नहीं कि अगला व्यक्ति टॉप कर गया तो मैं उसका कोई अनहोनी करूं, ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव स्ट्रेस, पॉजिटिव चिंता होनी चाहिए। और व्यक्ति जब चिंता करता है तो आगे बढ़ता है। पॉजिटिव हमेशा स्ट्रेस होना चाहिए। मतलब चिंता को हम लोग पॉजिटिव वे में लें। जैसे क्या होता है कि कभी कभी आदमी बहुत नेगेटिविटी से भर जाता है। और हमारी इंद्रियां नेगेटिव चीजों को जल्दी ले आती हैं। जैसे मान लो कोई बालक एक बार फेल हो गया स्टूडेंट, तो उसको अगली परीक्षा में नेगेटिव भावना में फिर भी फेल हो जाऊंगा, क्योंकि हमारी इंद्रियां बार बार नेगेटिव चीजों को लाती हैं, नेगेटिव इमोशंस को लाती हैं। वो पाना आसान। हाँ, हमें पॉजिटिव होना है। अब आयुर्वेद में मानसिक व्याधियों से बचने के बहुत सारे उपाय बताए हैं। पहले हमने बता दिया दिनचर्या वगैरह जो है। इसके अलावा उसने सत्ववाजय चिकित्सा बताया है। सत्ववाजय चिकित्सा में लिखा अहितेभ्यो अर्थेभ्यो मनोनिग्रह। अहित अर्थों से मन को हटाना है। अहित अर्थ क्या होंगे? अगला व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, मैं उसको रोक दूं। अगला व्यक्ति ज्यादा पैसा कमा रहा है, मैं भी चोरी करके पैसे कमाऊं। ये सारे अहित अर्थ हैं। हाँ सर, तो एक यही सवाल आ रहा है कि अहित अर्थों से अपने आप को रोकना है। लेकिन सर, जब अभी मैं आप ही की किताब में जब पढ़ रहा था वो उन्माद चिकित्सा में, तो मन विभ्रम आया था। तो उसमें ये था कि जब मन विभ्रम हो जाता है तो एक व्यक्ति क्या चिंत्य है और क्या अचिंत्य है उसमें अंतर नहीं कर पाता है। तो अब अगर तो कैसे एक व्यक्ति का मन ही अगर मन विभ्रम हो गया है, वो अब शब्दों को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। और मेरे नजरिए से जब हम देखते हैं दुनिया, तो लोग इतना डूबे रह रहे हैं सब चीजों में ना कि उनका मन विभ्रम हो ही गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम ये नोटिस किए, मन विभ्रम और बुद्धि विभ्रम हो गई है। जो नेगेटिव है वहां से ध्यान हटाएं, लेकिन उससे पहले ही मन विभ्रम हो गया, तो इसके लिए क्या करें? दरअसल गीता में कहा है कि मन एक बिगड़े हाथी के समान है। मन की खासियत जैसे उसको रोकेंगे, जैसे मरकरी होता पकड़ेंगे ना स्लिप करके दूर, ऐसे मन को अगर आपने रोका तो और भागता है। तो दिया है कि मन को उलझाना है। कैसे उलझेगा? मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, तो जैसे आप साइलेंट होते तैसे मन भागने लगता है। आप किताबों में देख रहे हैं मन कहीं घूम रहा है, तो आपको बोल बोल के पढ़ना है। पूजा कर रहे हैं, जैसे साइलेंट होंगे तैसे मन कहीं भागने लगता है, तो आपको चैंटिंग करके पढ़ना है। जो भी आपकी आस्था है, धार्मिक आस्था है, कोई बुक लिए तो उसको चैंटिंग करके पढ़ना है, तो मन वहां उलझ जाएगा। या कभी घर में घूम घूम के आप पढ़िए तो मन स्थिर हो जाएगा। जिसका मन विभ्रम है तब उसको दवाओं की आवश्यकता होने लगती है। आयुर्वेद में बहुत सारे मेध रसायन दिए गए हैं। ब्राह्मी है, शल्पुष्पी है, एष्टी मधु है, जटामांसी है, तगर है। इन औषधियों का थोड़ा सहारा लें और थोड़ा जो है अनुलोम विलोम, प्राणायाम, योगा, इनका सहारा लें, तो धीरे धीरे मन को। दूसरी चीज क्या है, जो पॉजिटिव वाले विचार वाले व्यक्ति हैं उनका ज्यादा साथ करना चाहिए, नेगेटिव वाले लोगों के साथ कम रहना चाहिए। मानसिक रोगी क्या होता है, एक सेलेक्टिव होते जाता है, धीरे धीरे अपने आप समाज से अलग होता है। जब वो समाज से अलग होता है तो उसके अंदर और ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। कोशिश करना लोगों के बीच में बैठना है। वो अलग बात है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते, फिर भी अपने परिवार के लोग, माता पिता या भाई हैं, उनके साथ रहें, छोटे बच्चों के साथ रहें, तो धीरे धीरे मानसिक व्याधियां कम होने लगती हैं। दवाओं के साथ साथ जितने भी आपके प्राणायाम, अनुलोम विलोम, चैंटिंग है, जो भी आस्था है, ओम है, इनका चैंटिंग करने से धीरे धीरे मन स्थिर होने लगता है
और बहुत सारी चारण चिकित्सा वगैरह दी गई है, वो तो ज्यादा विभ्रंश, जिसका मन ज्यादा हो गया है, हाँ। बिल्कुल नियंत्रित नहीं हो रहा है, उसके लिए दिया गया है। लेकिन सामान्य आदमी को ये जितने आपके योगा प्राणायाम अनुलोम विलोम दिए गए, इनको शेष जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं उनका सहारा लेकर के धीरे धीरे नियंत्रित किया जा सकता है। सर आज के ज़माने में जो आप एक जो आमतौर पे हम कर सकते हैं कि लोग इंट्रोवर्ट है या तम गुड़ बढ़ा है, डिप्रेस है, तो अकेला होता जाता है, तो इसके लिए जो समाधान आप बताएं कि सोसाइटी में जाए बात करें, तो अब सोशल मीडिया पे सर एक वेबसाइट है रेडिट, वहाँ पे लोग जैसे अगर कोई डिप्रेस है तो अपने जैसे लोगों को पा सकता है, अगर उसको सुसाइडल थॉट आ रहे हैं तो अपने लोगों जैसे पा सकता है। तो मतलब यही आपका कहना है कि वो अगर फिजिकली नहीं जा सकता है तो सोशल मीडिया पे ऐसी जगहों पे जाके अपना समाधान थोड़ा हाँ, पॉजिटिव, हाँ, जो भी पॉजिटिव साइट है उनको देखना है। हाँ, जहाँ पे क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि रोगी हम लोग पास आते हैं जिस बीमारी से ग्रसित हैं उसी व्याधि को ज्यादा देखने लगते हैं, तो उसमें और इन्वॉल्व होते जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो देखते चले जाते हैं, जबकि उधर नहीं जाना चाहिए, उसके अपोजिट जाएंगे तो बचेंगे। व्याधि के बारे में ज्यादा बात जान जाएंगे तो, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत पॉजिटिव चीजें हैं, बहुत नेगेटिव चीजें हैं, तो उनसे बचना चाहिए, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना ठीक नहीं है। और जैसे क्या है, हमने कहा कि पॉजिटिव लोग हैं, तो समाज में बहुत सारे, जैसे आपके धार्मिक स्थल वहाँ जाएं, वहाँ पॉजिटिव लोग हैं, किसी भी धर्म के लोग हैं, वहाँ जाएंगे तो आपको पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिलेगा, तो उनके साथ बैठें। जो भी अच्छे ट्यूटर हैं, टीचर लोग हैं, जो पॉजिटिव विचारधारा, उनके साथ जाएं। जो भी पॉजिटिव इंटरनेट मीडिया उसमें इन्वॉल्व हो, नेगेटिव में जाएंगे तो आपको नेगेटिविटी भरते जाते हैं। बहुत सारा आप रोज देखते हैं, मैंने सोशल मीडिया देख साइड कर लिया, मतलब हमारी इंद्रियां नेगेटिव को बहुत तेजी से लाती हैं। वो उनको नहीं पता है कि आप बच नहीं सकते हो, लेकिन नहीं, नेगेटिव चीजों को जल्दी से, एक मूवी में बोला था ना कि 100 आप अच्छे काम कर रहे हैं, एक गलत करेंगे तो 100 पे भारी पड़ जाएगा। तो हमेशा आदमी को गलत चीजों से बचना चाहिए। सर आपकी नज़र में क्या ऐसी चीज़ जो आपको दिख रही है, जो आप आमतौर पे लोगों को करते हुए देख रहे हैं, जिनसे उनकी मानसिक स्थिति पे बहुत गहरा असर पड़ रहा है? मुझे तो आजकल लग रहा है कि लोगों के अंदर लोलुपता बढ़ती जा रही है, मतलब जैसे चीजों को इकट्ठा करने की लालसा बढ़ती जा रही है, सब कुछ मेरा हो जाए। हाँ। जैसे एक व्यक्ति मान लो जॉब पा गया है, उसके अंदर इतनी लालसा है कि वो उसकी अगली 4 पीढ़ियां 10 पीढ़ियां काम ही नहीं करेंगी, इतना संचय कर लो। वो संचय किसी भी अनऑथेंटिक माध्यम से कर रहा है, जो उसके मानसिक को भी विभ्रम कर रहा है, और लोगों की विलासिता बढ़ती जा रही है। जैसे एक छोटी गाड़ी से भी आप चल सकते हैं, अगर आपकी आमदनी कम है तो आप अपनी आवश्यकताओं को नियंत्रित कर सकते हैं। एक छोटी गाड़ी भी उतनी दूरी तय करेगी, लेकिन आपकी इनकम कम है, आप 25 लाख की गाड़ी ले रहे हैं जिसकी माइलेज भी कम है, तो आपका बर्डन बढ़ेगा। आपको 2 कमरे का घर बन सकता है, लेकिन दिखाने के लिए आप बहुत बड़ा मकान बना ले रहे हैं, आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर आ रहा है। बच्चे को छोटे कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, छोटे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, लेकिन दिखाना है कि अमुक व्यक्ति का बच्चा उस बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा भी पढ़ेगा, तो वहाँ कर्जा लेके वहाँ दे रहे हैं, या अनऑथेंटिक माध्यम से पैसे कमा करके वहाँ जमा कर रहे हैं। ये भी एक दुख का बहुत बड़ा कारण है। जब हम कंपेरिजन करते हैं तो हम हमेशा दुखी होते जाते हैं। हमेशा कंपेरिजन नहीं करना चाहिए। आपकी जो इनकम है, जो आपका पारिवारिक स्थिति, उसके अनुसार आपको खर्च करना चाहिए, क्योंकि पैसे से सुख के साधन मिलेंगे, सुख नहीं। सुख एक अलग चीज है, मानसिक भाव। अपने मन को नियंत्रित करें, धीरे धीरे मन को नियंत्रित करते जाएंगे, आपकी आवश्यकताएं कम हो जाएंगी। थोड़ा भी कमा रहे हैं तो वो आपके लिए फादिल होगा, ज्यादा लाभदायक होगा। सर इसको हम इस तरह से देखते हैं, जैसे हम लोग अपना पोटेंशियल नापते हैं कि मेरे में कितना है, हमको ये सक्सेस पाना है। सर इसको, इसी बात को हम इस तरह देखते हैं कि मेरे पास जितना है या जितना हम कर रहे हैं, चाहे एग्जाम हो गया, चाहे लाइफ हो गया, तो जितना है पहले उसमें खुश रहें और बिना किसी से कंपेयर किए अपने गोल की तरफ मेहनत करते हैं। हाँ, देखिए, गोल को हमेशा पहले फिक्स करना चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं इंटरमीडिएट का बच्चा नीट को टॉप कर गया, आईएएस को टॉप कर गया 21 साल में। एक दिन में नहीं टॉप किया, उसने गोल पहले फिक्स कर ली। जहां हमको जाना है, जितना पहले आप गोल निर्धारित कर लेंगे तो लक्ष्य की तरफ बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। कभी कभी बहुत सारे लोग आते हैं, बच्चा इंटरमीडिएट कर लिया बेटा, अब कह रहे हैं अब क्या करवाऊं। इतना लेट मत करिए, गोल पहले निर्धारित कर लें। और गोल कैसे निर्धारित होगा, आप अपने बच्चे की कैपेसिटी देख लें,
फॉल्स कैपेसिटी नहीं, ओरिजिनल कैपेसिटी। आप उसके पेरेंट हैं तो रियल में आपको उसकी कैपेसिटी पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा तभी आगे जाएगा। आईएएस की उनसे ज़्यादा पावर है, वो बच्चा कम पढ़ता है, लेकिन आपका टारगेट पहले होना चाहिए। अधिकतर क्या होता है कि हम इन चीज़ों से जब फेलोर हो जाते हैं, फिर अब बीए और बीएससी करके फिर आईएएस तरफ जा रहे हैं, तो बहुत डिले हो जाता है। या हम एमबीबीएस कर लिए, अब आईएएस बनने जा रहे हैं, हमने 6 साल तो वेस्ट कर दिया ना। हमको आईएएस बनना था, हम पहले से ही टारगेट बना लेते हैं। 3 इडियट पिक्चर में कहता है ना, जब तुमको जो है कि इंजीनियरिंग करके बैंक में ही जाना था तो बैंक में ही गए होते सीधे, अनावश्यक इंजीनियरिंग क्यों व्यर्थ किए। तो हमेशा आदमी को लक्ष्य पहले निर्धारित करना चाहिए। लक्ष्य जितना जल्दी निर्धारित हो जाएगा, आप बहुत इजीली वहां पहुंच जाएंगे। बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, वो प्रयास करते हैं, उनके पेरेंट बहुत पहले से, आजकल आप देखेंगे कोटा वगैरह में जाएंगे तो छोटे छोटे बच्चे पहुंच गए हैं, क्लास 6 के बच्चे, 7 के बच्चे, पेरेंट वहां लेके पहुंच गए हैं नीट की तैयारी कराने के लिए, जबकि अभी बहुत लंबा दूरी है, लेकिन पहले से जा रहे हैं तो कम प्रयास में जल्दी निकल जाएंगे। तो गोल को पहले निर्धारित करना, किसी भी क्षेत्र में हो, अपनी कैपेसिटी देखें, गोल निर्धारित करें और उसके तरफ प्रयास करें, तो धीरे धीरे आप अपने आप ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे बड़ी इजी वे में। अगर लंबे समय से कोई अपने अंदर गुस्सा रख रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है और लालसा रख रहा है, तो ये कैसे लंबे समय से रखने से शरीर में रोग का मार्ग लेके उत्पन्न होते हैं? जैसे क्या है, जो हमारी छोटी छोटी इच्छाएं हैं वो अंदर पड़ी रहती हैं, मैग्नीफाई होती हैं। इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं, सब कॉन्शियस माइंड में पड़ी रहती हैं। छोटी मोटी इच्छाओं को बीच में जो पूर्ति देनी चाहिए और बड़ी इच्छाओं को नियंत्रित करके आगे की तरफ बढ़ना चाहिए कि भविष्य में मेरे अंदर ये कैपेसिटी होगी तो मैं उसको पूरा करूंगा। कभी कभी बहुत सारी इच्छाओं को आप दबा लेते हैं तो बाद में वो, जैसे कभी कभी बालक को दबाते जा रहे हैं, एक दिन वो तेजी से बोलने लगता है, आपने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी, आपने मुझे गोलगप्पे नहीं खिलाए, मुझे समझ। ये बहुत छोटी छोटी इच्छाएं हैं, तो बीच बीच में इनको पूर्ति करते रहना चाहिए, क्योंकि इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं। कभी कभी 2 व्यक्ति झगड़े करते हैं, सास बहू झगड़े करती हैं, तो वो पुरानी बातें जो छोटी छोटी, हमको 2 ही रोटी दिया 3 रोटियां नहीं, बहुत छोटी बातें हैं, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते जाना चाहिए। छोटी छोटी इच्छाओं को बहुत लंबे समय तक रखना नहीं चाहिए, नहीं तो मैग्नीफाई होती हैं, इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं। तो छोटी छोटी इच्छाओं को समाप्त करके आगे बढ़ते जाना चाहिए। सर, स्ट्रेस क्या है? जैसे आपको पहले ही मैंने बता दिया, स्ट्रेस सामान्य रूप में तनाव कहते हैं। तनाव क्या है? वो सारी चीज़ें जो हमको शारीरिक या मानसिक रूप से जो मन और शरीर जहाँ तक एकोमोडेट कर पाता है, उससे बियॉन्ड जब जाती हैं तो वो स्ट्रेस बन करके हमको व्याधियाँ उत्पन्न करती हैं। स्ट्रेस तो ठीक है, सामान्य आदमी पॉजिटिव स्ट्रेस लेना चाहिए, लेकिन एक कैपेसिटी होती है। जैसे हर व्यक्ति कहता है सर हमको चिंता बहुत होती है, लेकिन चिंता उतनी होनी चाहिए जिसको शरीर और मन दोनों एकोमोडेट कर ले जाएं, एडजस्ट कर ले जाएं। जैसे गाड़ी आप चला रहे हैं, एक्सीलेटर ले रहे हैं और साथ में ब्रेक भी लगा रहे हैं, तो गाड़ी चिल्लाएगी, इंजन बैठेगा। ऐसे मन के अंदर कभी कभी क्या होता है कि कोई आपके अंदर भावना आ रही है, तो उसको अपने नियरेस्ट डियरेस्ट जो भी हैं, पेरेंट हैं, पत्नी हो सकती, पति हो सकते, उनको बता देना है। जैसे उन चीज़ों को आप बाहर निकालते हैं, या फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने फ्रेंड से बता देंगे, तो हो सकता है उन चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। तो उन चीज़ों को रखना नहीं मन में, क्योंकि ये चीज़ें जब मन में पड़ी रहती हैं तो हमको दिन प्रतिदिन व्यथित करती हैं और मानसिक व्याधियाँ उत्पन्न करती हैं। ये मानसिक व्याधियाँ जब लंबे समय तक रहती हैं तो हमारा शरीर और मन एक ही में है, तो शरीर को भी इन्वॉल्व कर लेती हैं। ये मनोदैहिक व्याधियाँ बन जाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए उसको घुटने का दर्द या कमर का दर्द है, चारों तरफ वो चिकित्सा करा चुका, मानसिक शारीरिक रूप से फाइनेंशियल रूप से वो व्यथित हो गया, तो लंबे समय से वो उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, अब तो मैं नहीं ठीक होऊंगा। जैसे ये भावना आने लगती है तो उसका मन भी इन्वॉल्व होने लगता है। तो ये मनोदैहिक व्याधियाँ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर बन जाती हैं। अपने क्षमता से ज्यादा जब, हाँ, क्षमता से ज्यादा, क्योंकि मन और शरीर दोनों की एक लिमिट होती है, वो हर व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है। लिमिट को धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है, तो उतने तक ही करना चाहिए। उससे ज्यादा करेंगे तो आपका शारीरिक या मानसिक व्याधि उत्पन्न हो जाएगी। नहीं सर, इसमें कई लोगों का आता है कि उनकी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। हाँ, कभी कभी देखिए ऐसा क्या होता है कि व्यक्ति फाइनेंशियली पुअर हो गया, या उसके माता पिता बहुत दिनों से बीमार हो गए, फाइनेंस कम है, तो धीरे धीरे वो व्यथित होने लगता है। ऐसे बहुत सारे किस्से सुने गए हैं कि लोग यहाँ तक
भी कर लेते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में व्यक्ति को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि जिससे आप बाहर ना निकल सके। थोड़ा सा आप धैर्य रखेंगे, दोस्तों का संपर्क करेंगे, आपके जो नियरेस्ट डियरेस्ट हैं उनका संपर्क करेंगे, अपने रिश्तेदारों का संपर्क करेंगे। फाइनेंस कम है तो सारी जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं वहाँ से संपर्क करेंगे, तो आज ना कल उसका साल में समाधान निकल जाएगा। तो व्यक्ति को बहुत अधीर नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां किसी के ऊपर हमेशा नहीं रहती। वो दिन जो बुरे दिन हैं वो थोड़े दिन में टल जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। तो थोड़ा सा पॉजिटिव लेके चलेंगे तो चीजें सॉल्व हो जाएंगी। आपको सबसे अच्छी एडवाइस क्या मिली है? जीवन में क्या है कि आपके जीवन हमारे जीवन में थोड़ा अंतर है। हमारी एक पीढ़ी आगे की थी। हमारे समय तो साधन बहुत कम, सीमित साधन थे। फाइनेंशियल स्टेटस लगभग 99% लोगों का बहुत पुअर था कि आप जो सोचे वो मिल जाए, ऐसा नहीं था। हम लोग शुरू से ही बड़ी स्ट्रगल करके गए। इंटरमीडिएट हम लोग 25 किलोमीटर साइकिल चला के जाते थे, 25 किलोमीटर आते थे। और कहीं जाना हो, जैसे आजकल आप बच्चों को छोटा सा भी परीक्षा हो तो गार्जियन साथ में जाता है, हम लोग ऐसा नहीं था। आजमगढ़ आना है, बनारस जाना है, इलाहाबाद आना है, परीक्षा देना, कभी कोई गार्जियन साथ में नहीं गया। हम 2-3 दोस्त साथ में चल दिए। और चूंकि हमको अभाव में शुरुआत से रहे हैं तो हम लोग कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं आया कि हमारे अंदर ये नहीं है, अमुक व्यक्ति के अंदर ये है, कभी ऐसा कंपैरिजन नहीं आया। हम जुझारू टाइप के थे, तो जूझ करके हमने टारगेट प्राप्त कर लिया। नहीं, साधन हमारे पास नहीं थे। लोग कोचिंग करने चले जाते थे, पैसे खूब होते थे। हम लोग सेल्फ स्टडी करके और इस मुकाम तक आ गए। कभी कोई कोचिंग नहीं किए, कभी किसी प्रकार का ट्यूशन नहीं लिए। यहाँ तक कि हम लोगों को सीमित साधन थे, किताबें अच्छी नहीं मिल पाती थी, समय पे नहीं मिल पाती थी। लेकिन आज तो बहुत साधन है। आपके पास सोशल मीडिया पे रेडीमेड मटेरियल है, विद इन मिनट में आप आंसर निकाल लेते हैं। हमारे समय में ऐसा नहीं था। और हम लोग बड़े स्ट्रगल करके आगे जाने वाले थे। अभी जहाँ हम पहुँचे हैं वो भी जाने स्ट्रगल करके ही पहुँच गए हैं। अच्छा, एक सीट थी, 16 लोग आए थे, तो उस पर भी किसी तरह से अपना पोजीशन मिल गया। तो अभी जैसे कहाँ और किस पद पे हैं? अभी हम महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी में काय चिकित्सा प्रोफेसर पे हैं। अभी ये यूनिवर्सिटी विश्व में अपने स्तर की एक अलग यूनिवर्सिटी है। इंडिया में 7 यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें से आयुर्वेद की 7 यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें से एक कैंपस यूनिवर्सिटी है जिसमें सबसे पहले पीजी आया है, अब यूजी आएगा। अच्छा। और इसमें जैसा कि हमारे वाइस चांसलर कहते हैं कि आगे जो है कि इसमें आयुष की सारी विधा की पढ़ाई होगी। अच्छा। और अभी ओपीडी चल रही है, आयुर्वेद की, यूनानी की, होम्योपैथिक की, तीनों विधा की ओपीडी चल रही है। जल्द भविष्य में सोवा, रिगपा और सिद्धा की ओपीडी भी चलने वाली है। और आयुर्वेद के कोर्स चालू हो जा रहे हैं, नियुक्तियाँ की जा रही हैं और भविष्य में यूनिवर्सिटी बहुत आगे जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का एक ये जो है गोल्डन प्रोजेक्ट में है, तो बहुत अच्छी जगह पे है और बहुत अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं मिलकर। थोड़ा आप अपने किताब के बारे में बताएंगे? अभी हमने 5 किताबें हमारी हैं। काय चिकित्सा की 3 बुक हैं। एक तो पहले 3rd पेपर का, जिसमें 3 पेपर हुआ करते थे, तो सबसे पहले चिकित्सा मंथन करके हमारी एक बुक आई थी, फर्स्ट बुक थी। अच्छा। जो 3rd पेपर पे थी, मानस रोग और बात व्याधि पे। अच्छा। बड़े समराइज क्रम से हमने उसको बनाए थे। मानस रोग और बात व्याधि रसायन बाजीकरण, ये में थे। बाद में सिलेबस चेंज हुआ और हम 1st 2nd नहीं लिख पाए, तो फिर सिलेबस 2 पेपर हो गया। तो फिर हमने काय चिकित्सा 1st और 2nd करके 2 बुक पब्लिश की। बाद में एक ईसीजी की और एक्सरे की समराइज बुक थी। अच्छा। जो ईजी लेवल के बच्चों को पढ़ने के लिए। हाँ। अभी हम एनसीआईएसएम के नए सिलेबस के अनुसार काय चिकित्सा 1st, 2nd और 3rd बुक बिल्कुल रेडी है। विद इन मंथ, 2 मंथ में आ जाएगी। और एक इस बार की जो बुक आएगी वो कलर्ड आएगी। अच्छा। और जिसमें आयुर्वेद मॉडर्न के सारे टॉपिक बड़े सिस्टमेटिक वे में, और इनके लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीआईएसएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग सब इंक्लूडेड हैं, बड़े ज्ञानवर्धक क्रम से हैं। और अभी एक और हम बुक तैयार कर रहे हैं जो कि अत्यायी चिकित्सा पे है। वो बिल्कुल रेडी है, हो सकता है उसके बाद वो भी आ जाएगी। शेष रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश हो रहे हैं। सर, एक एडवाइस, जैसे आप अपना बताएं कि आप काफ़ी
आपके टाइम में स्ट्रगल था, तो एक एडवाइस यंगर जनरेशन, मेरी जनरेशन के लिए। यंगर जनरेशन को पहले मैंने बताया कि लक्ष्य पहले निर्धारित करें। मान लीजिए कि नहीं निर्धारित किया, आपने कोई लक्ष्य अचीव कर लिया, बीएमएस कर रहे हैं, तो आप अगला लक्ष्य फर्स्ट ईयर से ही निर्धारित करने की कोशिश करें। वो लक्ष्य हो सकता है कि आप मेडिकल ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, या हो सकता है आपको क्लिनिक चलाना है, तो आप अच्छी क्लिनिकल डॉक्टर के संपर्क में रहें, क्लिनिक अच्छी हो। या आगे आपको पीजी करना है तो फर्स्ट ईयर से ही उसके तरफ टारगेट रखें। लक्ष्य पहले साधित कर लेंगे तो आप जल्दी पा जाएंगे। और हमेशा अच्छे लोगों के संपर्क में रहें और किताबों का अध्ययन करें, नियमित क्लासेज करें, तो आप जल्दी अपना लक्ष्य प्राप्त कर जाएंगे। ठीक है सर। एक सर आज का आखिरी सवाल ये है कि आज सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चलता है, लोगों का दिन कैसा दिखता है वो बताते हैं, तो ए डे इन योर लाइफ, आपका एक सामान्य दिन कैसा रहता है सुबह उठने से लेके सोने तक? हमारा आज नहीं, स्टूडेंट लाइफ से दिनचर्या बड़ी नियमित रातचर्या रही है। हम कोशिश करते हैं 10 बजे तक जरूर सो जाते हैं। कभी महीने में एक आध दिन हो सकता है आगे पीछे हो, नहीं 10 बजे सो जाना और 5 पौने 5 बजे उठ जाना। अच्छा। और उठ करके फ्रेश होकर के फिर मॉर्निंग वॉक। अच्छा। ये पिछले 8-10 सालों से नियमित दिनचर्या चल रही है और आज भी चल रही है। अच्छा। और बड़ी फ्रेशनेस महसूस होती है। कुछ प्राणायाम, योगा, अनुलोम विलोम ओम कर लेते हैं, उसके बाद अध्ययन करते हैं कुछ टाइम तक। अच्छा। फिर जो है कि स्नान ध्यान करके भोजन करके तब ड्यूटी जाते हैं। ये दिनचर्या बहुत पहले से है, आज भी चल रही है, क्योंकि सुबह हम जल्दी उठ जाते हैं तो हमको समय मिल जाता है। अगर हमारी क्लासेज 9 बजे 10 बजे से, फिर भी हमको 2 घंटे आराम से स्मूथली मिल जाता है। शाम को इतना स्मूथ नहीं रहता है और सारे काम रहते हैं, व्यस्तता रहती है, लेकिन ये दिनचर्या हमारे लिए 2 घंटे भी अगर हम नियमित लगाएं तो हम बहुत आगे चले जाएंगे। क्योंकि हम लोगों को अभी इतना टाइम नहीं मिल पाता, परिवार है, तो सुबह का 2 घंटे मिल जाता है, जिससे वो हम अपना रिसर्च वर्क या बुक्स वगैरह पे टाइम दे देते हैं। बच्चों को पढ़ाना है, उन सारी चीज़ों पे टॉपिक्स तैयार कर लेना, तो मॉर्निंग में यूज करता हूँ। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सेशन था। थैंक यू सर। अगर ये पॉडकास्ट आपने यहाँ तक सुन लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। क्या ओपिनियन है आपके, और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए। हम लोग काफी करीब हैं 1000 सब्सक्राइबर के, तो प्लीज डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक। बाय बाय।